फेरी मामले में दिल्ली से केस दर्ज कर लिया गया है और इधर राज्य सरकार की ओर से बैंकिंग घोटाले मामले में 2 आईएएस अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। बहरहाल घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है, जो हरियाणा के पंचायत विभाग से जुड़ा सबसे बड़ा घोटाला माना जा रहा है। सीबीआई की टीम जल्द ही बैंक रिकॉर्ड, मोबाइल लोकेशन और साथ ही अन्य सबूत जुटाकर मामले में छापेमार कार्रवाई भी शुरू कर सकती है। इससे जुड़ी हुई आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे। अब देखने वाली बात सबसे पहले तो ये होगी किस तरीके से इस पूरे मामले में खुलासा होता है। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, पर उससे पहले इस रिपोर्ट को जरा देखिए। हरियाणा में बहुचर्चित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक घोटाले की जांच में सीबीआई ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सरकारी फंड से जुड़े करीब 590 करोड़ रुपए से ज्यादा के इस कथित घोटाले में फर्जी बैंकिंग लेन देन, फर्जी सिग्नेचर और शेल कंपनियों के खातों में पैसा ट्रांसफर करने के गंभीर आरोप सामने आए हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद इस मामले की एफआईआर को दोबारा दर्ज कर सीबीआई EO3 नई दिल्ली को जांच सौंपी गई है। मामला सरकारी योजनाओं के फंड के दुरुपयोग और संगठित तरीके से मल्टी लेयर बैंकिंग फ्रॉड से जुड़ा है, जिसमें सरकारी खजाने को भारी नुकसान होने की आशंका जताई गई है। सीबीआई इस पूरे मामले में इंटरनेशनल एंगल भी देख रही है। उसे अंदेशा है कि शेल कंपनियों के जरिए पैसा विदेश भी भेजा गया है। बहरहाल दिल्ली में केस दर्ज होने के बाद सीबीआई टीम ने बैंकिंग घोटाले की जांच शुरू कर दी है। सीबीआई को मामले की जांच सौंपने की प्रक्रिया 23 फरवरी 2026 को पंचकुला में पहली एफआईआर दर्ज, 25 मार्च 2026 को हरियाणा सरकार ने दी सीबीआई जांच की सहमति, 8 अप्रैल को केंद्र सरकार ने मामले पर सौंपी सीबीआई जांच। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) और 13(1)(a) के तहत केस दर्ज। बीएनएस की धारा 316(5), 318(4), 336(3), 338 के तहत केस दर्ज। सीबीआई बैंक अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों और अन्य संदिग्धों की भूमिका की जांच करेगी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में करोड़ों के घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है। इस मामले में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार मामले में सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और जनता के प्रति जवाबदेही तय है। जहां जिसने गड़बड़ करी थी, मैंने विधानसभा में खड़े होकर के कहा था कि एक कमेटी मैं बना रहा हूँ और अरुण जी के नेतृत्व में वो कमेटी की घोषणा करी थी, क्योंकि फाइनेंस के हमारे सेक्रेटरी इनके नेतृत्व में कमेटी बनी थी और एंटी करप्शन ब्यूरो भी उसके अंदर लगा हुआ था। उसको भी हमने जांच दी थी कौन कौन इसमें शामिल है, उसको ऊपर नीचे से लेकर के, क्योंकि इसमें चाहे बैंक है चाहे अन्य कोई और व्यक्ति है जिसकी मिलीभगत है, उसके अंदर उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है, तो उसकी जांच कराई। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही थी तो वो उस पर कार्रवाई भी हुई है और अब वो सीबीआई को चला गया है। हरियाणा के पंचायत विभाग से जुड़ा सबसे बड़ा घोटाला माना जा रहा है। सीबीआई की टीम जल्द ही बैंक रिकॉर्ड, मोबाइल लोकेशन और अन्य सबूत जुटाकर मामले में छापेमारी भी शुरू कर सकती है। सीबीआई ने अपने एफआईआर कॉपी में लिखा है कि बड़े पैमाने का संगठित फ्रॉड है, जिसमें सरकारी फंड को फर्जी ट्रांजैक्शन के जरिए शेल कंपनियों में डाइवर्ट किया गया। जांच में अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राज्यीय एंगल भी सामने आ सकते हैं। बैंक फ्रॉड में सीबीआई के एफआईआर में ये 9 बड़े खुलासे हुए हैं। इनमें बैंक ने चेक से भुगतान की बात से इंकार किया है। बहरहाल करोड़ों रुपए के बैंकिंग घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है और जांच में परत दर परत हेरा फेरी करने वाले आरोपियों के नाम भी सामने आ रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो करोड़ों की जालसाजी करने वाले सभी गुनहगारों के हर गुनह का कच्चा चिट्ठा खुलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब इसके साथ उस मुद्दे पर तमाम सवाल भी यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। एक एक करके सभी सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे, जो सवाल चर्चा में उठाए जाएंगे और इन सवालों से सीधे तौर पर हम जवाब लेंगे, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों का। सवाल नंबर 1, बैंकिंग घोटाले में शेल कंपनियों का कितना बड़ा रोल। वहीं अब सवाल नंबर 2, मल्टी लेयर बैंकिंग फ्रॉड में शामिल कितने गुनहगार। सवाल नंबर 3, सीबीआई की जांच में फर्जी हस्ताक्षर के खुलेंगे राज। अब तमाम सवाल यहां पर खड़े हो जाते हैं, इतना बड़ा फ्रॉड आखिर कैसे हो गया, करोड़ों का फ्रॉड हुआ, किस किस का इसमें हाथ रहा। फिलहाल ये पूरी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। अब देखने वाली बात ये होगी किस तरीके से इस पूरे मामले में खुलासे होते हैं और किस किस का नाम सामने आता है। लगातार सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। बैंकिंग घोटाले में शेल कंपनियों का कितना बड़ा आखिर रोल है। मल्टी लेयर बैंकिंग फ्रॉड में शामिल कितने गुनहगार। सीबीआई की जांच में फर्जी हस्ताक्षर के खुलेंगे राज।
अभी तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं, इन सभी सवालों का जवाब लेंगे। हमारे साथ चर्चा में मेहमान जुड़ेंगे, सत्ता पक्ष विपक्ष सभी से इन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से करोड़ों का घोटाला देखने को मिला, अभी फिलहाल सीबीआई को जांच सौंप दी गई है। 8 तारीख को जांच सौंपी है, आज हालांकि 10 तारीख है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब तक इस पूरे मामले में खुलासा होता है, किस किस का नाम सामने आता है, और ये 590 करोड़ का जिस तरीके से पूरा घोटाला देखने को मिला, अभी फिलहाल इस पूरे मामले में जांच की जा रही है और शेल कंपनियों और बैंकिंग कर्मियों के जरिए सरकारी फंड की हेराफेरी के आरोप लगाए जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक जो है लोग मिले होंगे, तभी इतना बड़ा घोटाला हुआ है। कोई छोटा घोटाला नहीं है, करोड़ों का घोटाला है। और ये हम आपको बैंक घोटाले को लेकर जो है किस तरीके से जांच आगे बढ़ी है, किस तरीके से सीबीआई को कब सौंपी गई, ये तमाम चीजें भी हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। और इन धाराओं के तहत केस भी दर्ज कर लिया गया है। सीबीआई अब बैंक अधिकारी, साथ ही सरकारी कर्मचारी और अन्य संदिग्धों की भूमिका की जांच पड़ताल कर रही है। ये प्रक्रिया शुरू हो गई है जांच की। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से इस पूरे मामले में खुलासे देखने को मिलते हैं। सीबीआई ने हरियाणा सरकार के फंड से जुड़े करीब 590 करोड़ रुपए की कथित घोटाले की जांच अपने हाथों में ले ली है। 8 तारीख को सीबीआई को ये जांच सौंपी गई है और साथ ही आपको बता दें कि एफआईआर दर्ज कर व्यापक जांच शुरू कर दी गई है। ये मामला हरियाणा के पंचकुला स्थित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जो है सीधे तौर पर देखने को मिला। पहली एफआईआर पंचकुला में ही दर्ज की गई थी। अब ये पूरा मामला अब दिल्ली में भी हालांकि दर्ज कर दी गई है और ये पूरा मामला अब सीबीआई को सौंप दिया गया है। सीबीआई इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। अब इस पूरे मामले में आखिर कौन कौन जुड़ा हुआ होगा, किस किस की संलिप्तता पाई जाती है, ये देखने वाली बात होगी। और जांच के दायरे में आए इस घोटाले में फर्जी दस्तावेजों और साथ ही अनधिकृत लेन देन और आपराधिक साजिश के जरिए सरकारी पैसे की हेराफेरी का आरोप है। और इस मामले में अभी फिलहाल जो है एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जांच की जा रही है। फिलहाल इसी के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल जी जुड़ गए हैं, साथ ही हमारे साथ इनेलो से प्रवक्ता जुड़ गए हैं ओंकार सिंह जी, और साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केसी मलकानिया जी जुड़ गए हैं और बैंक एक्सपर्ट जुड़ गए हैं सुभाष अग्रवाल। चर्चा की शुरुआत करूंगी। सबसे पहले आप सभी का चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत बैंक एक्सपर्ट से करना चाहूंगी। सुभाष जी आपके साथ सबसे पहले तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, करोड़ों का घोटाला आखिर देखा जाए तो इसमें निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक जो है लोग मिले हुए होंगे। आखिर इतना बड़ा घोटाला हो जाना किस तरीके से संभव है यहाँ पर? जी सुभाष जी। ऐसा है, मैं पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज का ये जो आपने टॉपिक चुना है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और बर्निंग है और सबके लिए अवेयरनेस के लिए है। इसके अंदर सबसे क्या है, ये बैंक का घोटाला जो है इसमें एक आदमी जिम्मेवार नहीं है जी। इसमें कस्टमर जिम्मेवार होता है, बैंक मैनेजर भी जिम्मेवार होता है, स्टाफ भी जिम्मेवार होता है, उससे अलावा जो इनके कॉर्पोरेट ऑफिस के ऑफिसर हैं वो भी जिम्मेवार होते हैं। एक आदमी कोई काम नहीं कर सकता इस काम के अंदर, क्योंकि मैं भी स्टेट बैंक में रहा हूँ और मैंने भी 30 ईयर्स के करीब ऑडिट विजिलेंस डिपार्टमेंट में रहा हूँ। मैं उन चीजों को देखते हुए मैं यही बता सकता हूँ, अगर गलती होती है, अगर एक जगह पे शुरू होती है उसको हम विद इन ए वीक पकड़ सकते हैं, क्योंकि अगर क्लर्क ने कोई गलती करी तो ऑफिसर देखेगा, ऑफिस में कोई किया तो ब्रांच मैनेजर देखेगा, अगर ब्रांच की कोई गलती है उसका रीजनल ऑफिस देखता है। उससे भी अलावा सबसे बड़ी बात है कि जैसे आईडीएफसी बैंक है, फेडरल बैंक है या एयू बैंक है, ये इतने बड़े ब्रांचेस थी, इनके अंदर एक ऑडिटर लगा होता है जिसका नाम होता है कंकरेंट ऑडिटर, जो डेली ट्रांजेक्शन का ऑडिट करता है। इसका मतलब या तो वहां कोई पोस्टिंग नहीं थी या जो सुपरवाइजर की ड्यूटी उन्होंने टोटली इग्नोर किया। उसमें लापरवाही भी हो सकती है, मैलिफाइड इंटेंशन भी हो सकती है। ये तो बैंक साइड की है। कस्टमर साइड से ये है कि जो अकाउंट खोला गया है उसके अंदर पहले तो इन्होंने प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं की कि डॉक्यूमेंट वैलिड है या नहीं है, प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड नहीं है। दूसरा, जब भी कोई अकाउंट खोलते हैं बैंक का स्टाफ ऑफिसर जाते हैं वहां सिग्नेचर अपने सामने करवाते हैं, जो इन तीनों केसेस में कहीं भी नहीं हुआ। वहां का कोई भी स्टाफ लेके आया, उस पर रिलाई किया, उसने चाहे अपने साइन किए हैं किसी दूसरे आदमी के हैं,
ऑथराइज ऑफिसर कोई और है, उसकी जगह कोई और साइन कर दे, तो आपके बैंक के रिकॉर्ड में वही सिग्नेचर रहेंगे ना जो गलत किए हुए हैं। कंसर्न ऑफिसर को पता नहीं लगेगा मेरे नाम से ये फ्रॉड हो रहा है। तीसरा सबसे बड़ा इसके अंदर मैंने महसूस किया है कि जो ऑथराइज ऑफिसर थे डिपार्टमेंट के, उनके नाम से अकाउंट खुला, लेकिन उनका मोबाइल नंबर वहाँ फीड नहीं हुआ। जूनियर स्टाफ का या पार्ट टाइम का या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का हुआ है, उसका लापरवाही उस ऑफिसर की भी है, उस डिपार्टमेंट की भी है कि जिसने जो ऑथराइज चेकों पर साइन किया है, जिसने डिपॉजिट करवाया है, जो आरटीजीएस के लिए लिखता है, उस पर सिग्नेचर हुए। एक दिन का फ्रॉड नहीं है। एक बार मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, यहाँ पर निजी बैंक साथ ही सरकारी बैंक की क्या भूमिका रहती है, इसकी जनता कैसे ट्रस्ट करे? अब बार बार इस तरीके से फ्रॉड जब सामने आते हैं, जनता अपना सोना चांदी सब बैंक में रखवाते हैं, अपना जो है पैसा वहां पर स्टोर रखते हैं, पर इस तरीके से जब फ्रॉड होते हैं तो जनता कैसे बैंक पर भरोसा करे? मैं वही कहता हूँ, इसके अंदर सबसे पहले तो यह जनता को है किसी भी बैंक के ऊपर, ऑफिसर के ऊपर, स्टाफ के ऊपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए जी। मैं भी हूँ, मेरे पर भी नहीं करना। जब तक आप बैंक में नहीं जाओगे, आपको फिजिकली नहीं पता लगेगा कि वो सीट पे कौन बैठा, उसका क्या नाम है। अगर आप बैंक में जाते हैं, ब्रांच मैनेजर को मिलोगे, सेकंड मैन को मिलोगे, थर्ड मैन को मिलोगे, आप उनसे पूछोगे आपका इमीडिएट बॉस कौन है। उससे क्या होगा, 3 चैनल आपके कांटेक्ट में आ गए, एक आदमी का विश्वास नहीं किया आपने। अब ये जो आईडीएफसी बैंक में हुआ है, इसका जो भी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे वहाँ के, वो ऑल इन ऑल बने हुए थे, जो कि बिल्कुल गलत है। उसके अंदर क्या है, अगर कोई ब्रांच हेड कोई अच्छा अकाउंट लेके आता है, उसको अपने क्लस्टर हेड को बुलाना होता है, उससे इंट्रोड्यूस कराना होता है। वो काम तीनों बैंकों में हुआ ही नहीं है जी। और ट्रांजेक्शन का पता भी अगर तब लगा है जब पंचकुला के अंदर नए ऑफिसर आए हैं, उन्होंने कोशिश की स्टेटमेंट मंगवाई, और वो स्टेटमेंट भी उन्होंने स्टाफ के थ्रू नहीं मंगवाई है, उन्हें खुद जाके अपने ट्रस्टवर्दी के थ्रू स्टेटमेंट मंगवाई है। अगर उन किसी स्टाफ को भेजते वहां से वो फिक्टिशियस स्टेटमेंट ले आता, वो डाउनलोड करा के, आपको कैसे पता लगना कि ये ट्रांजेक्शन जेन्युइन है या फोर्ज्ड है? पहले जो 1-2 साल तक अकाउंट चलते रहे हैं, तो फर्जी क्यों चलते रहे हैं? जो बैंक का स्टाफ और डिपार्टमेंट का स्टाफ, कुछ मेंबर मिले हुए थे आपस में। ठीक है सुभाष जी, ठीक है। विदुरावल जी, देखिए अब मेरा सवाल आपसे ये रहने वाला है, जिस तरीके से इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा फ्रॉड देखने को मिला है, स्टेटमेंट फर्जी, साइन फर्जी, तो यहाँ पर आखिर जिम्मेदार कौन है? जी विदुरावल जी। देखो, इसके अंदर जिम्मेवार दोनों ही हैं, कस्टमर भी, बैंक भी है। ठीक है सुभाष जी, मैं आपके पास आऊंगी। जी विदुरावल जी। प्रिया जी, आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से जी मीडिया देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। जी बिल्कुल, कंटिन्यू कीजिए आप। देखिए, ये सीबीआई बहुत जल्दी बता देगी। बहुत एबल जांच एजेंसी है भारत की, सर्वश्रेष्ठ जांच एजेंसी है भारत की इन्वेस्टिगेशन के लिए। इससे बेहतर भारत के पास नहीं है, और ये दुनिया में मानी जाने वाली एक एजेंसी है। बहुत जल्दी जो है पर्दे खोलकर बता देगी कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। लेकिन मैं इससे बड़े सवाल को लेकर आपके बीच में बैठा हूं, और वो है कि किस प्रकार से एक जीरो टॉलरेंस नीति है भारतीय जनता पार्टी की। भ्रष्टाचार को थोड़ा सा भी, लेश मात्र भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करें। इस प्रकार से एक कल्चर बन गया था कि बड़े लोग जो हैं वो कभी भ्रष्टाचार करने के बावजूद भी कार्रवाई की जद में नहीं आया करते। हमने उस कल्चर को बदला है। हमने उस कल्चर को बदलकर ये साबित किया है कि कोई कितने ही बड़े पद पर क्यों ना बैठा हो, उस पर भी कार्रवाई होगी, और कोई भी किसी प्रकार की भी घोटाला करेगा, फ्रॉड करेगा, वो बच नहीं सकता है, किसी को भी बचाया नहीं जाएगा। ऐसा एक समय था जब लोग भ्रष्टाचार करते थे, बड़े बड़े अधिकारी भ्रष्टाचार करते थे, और फिर तत्कालीन मुख्यमंत्रियों के आवास पर होकर बाहर निकलकर कहते थे मुख्यमंत्री से बात हो गई, डील हो गई। यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ मीडिया ने जो रिपोर्ट किया था पहले दिन से, वो था कि किस प्रकार से कोई बैंकिंग फ्रॉड हुआ है, बैंक की तरफ से कुछ है। जब पर्दे खोल कर लेकर आए, तो आज खबर जो आप चला रहे हैं, आज खबर हमारी कार्रवाई को लेकर है। खबर हम किसी प्रकार के घोटाले को लेकर नहीं है। खबर इस बात को लेकर है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिना बर्दाश्त के जीरो टॉलरेंस की जो हमारी नीति है भ्रष्टाचार के विरुद्ध, उसके तहत हमने
दो बहुत वरिष्ठ जो हरियाणा के IAS ऑफिसर थे, जो टॉप नॉच ऑफिसर्स होते हैं, उनको हमने जो है जिस प्रकार सस्पेंड किया है, ये कार्रवाई की बात है। ये मुझे लगता है कि अन्य सरकारों के लिए भी, पिछली सरकारों को तो चलो आईना दिखाने लायक ही है, लेकिन अन्य जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, उनको भी एक जो है एक अनुसरणीय और अनुकरणीय कार्य है कि किसी प्रकार का भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कब हो पाया? क्योंकि यहाँ पर कट नहीं जाता ना, पिछली सरकारों की तरह जिस प्रकार से कट कमीशन का जाया करता था, वो व्यवस्था जब हरियाणा की जनता ने खत्म कर दी, भारत की जनता ने कहूंगा कि केंद्र सरकार ने खत्म कर दी। पर आपको ये भी तो मानना होगा ना, घोटाला भी तो आपकी ही सरकार में हुआ। भी पिछली सरकार छोड़ो, अभी तो जनता जो है आपसे सवाल करेगी, सत्ता में आप हैं। जी, इस विषय को समझना पड़ेगा। भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई एक दिन की नहीं है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई हमेशा की है। जैसे रोज सुबह उठकर दांतों में ब्रश करते हैं ना, ठीक वैसे ही लगातार भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करना, उन पर डिटरेंस रखना, उनके विरुद्ध कार्रवाई कर ये दिखाना कि कोई भी भ्रष्टाचारी जो है बचेगा नहीं, यही एक तरीका है। देखिए, कार्रवाई ये किस कालखंड में हुआ विषय ये नहीं है। एक समय ऐसा हुआ करता था कि कोल सचिव को बचाया जाता रहा। क्यों बचाया जाता रहा? जैसे ही कोल सचिव जो है, जब कोयला घोटाला आया था 2010 के आसपास जो है, जब पहली बार उसकी रिपोर्टिंग हुई थी, तो किस प्रकार से उसको लंबे समय तक 3-3, 4-4 साल तक बचाया जाता रहा। जब कोल सचिव जो है नहीं, प्रिया जी, या तो आप सवाल मत पूछिए, नहीं तो उत्तर लीजिए। विदुर रावल जी, अब हम बैक साइड में जाएंगे तो चर्चा का समय 1 घंटा है। 2010 की बात करेंगे, हम बात तो घोटाले की कर रहे हैं, जब इतना बड़ा घोटाला हुआ है। आप तय नहीं करेंगी ना मैं किस प्रकार से अपना उत्तर दूंगा। आपने सवाल पूछ लिया, मुझे उत्तर देने का समय दीजिए, नहीं तो आप सवाल मत पूछिए। मेरा पिछला उत्तर खत्म हो गया था, आपने एक नया सवाल पूछा, मुझे उसको उत्तर देने का, ताकि दर्शकों को समझ आए, परिप्रेक्ष्य समझ आए। कोई यहाँ पर कोई गाय का पहाड़ा, हम वो गाय का ऐसे थोड़ी पढ़ रहे हैं, या 2 का पहाड़ा थोड़ी पढ़ रहे हैं। अगर आपके पास समय है तो आप सवाल पूछिए, नहीं समय है तो मत पूछिए सवाल। मैंने तभी आपसे सवाल पूछा, समय 1 घंटे का है। अगर हम घोटाले पे रखेंगे तो जनता तक भी क्लियर जाएगा। मैंने पूछा कि आपकी सरकार में हुआ, मैंने पूछा 2010 में क्या हुआ। कोई भी बात बिना परिप्रेक्ष्य के नहीं होती है, बिना कंटेक्स्ट के बात नहीं होती जी। तो मैं ये बताना चाहता था कि किस प्रकार जैसे ही कोयला सचिव उस समय जद में आया, तो उसने अपने पॉलिटिकल मास्टर्स का नाम लिया। यहां पर जो है टॉप नॉच ऑफिसर्स पर कार्रवाई की है, यह सोचकर की है कि किसी ने भी अनियमितता की होगी तो सामने आएगा। ये जांच का विषय है कि ये लापरवाही हुई है, अनदेखी हुई है, अनियमितता है, कोई खामी है, कोई फ्रॉड है, या वास्तव में कोई घोटाला है, लेकिन सत्ता का संरक्षण नहीं था। ये हमारी ठोस कार्रवाई ने साबित किया। फिर से कह रहा हूं कि खबर हमारी कार्रवाई पर है, खबर घोटाले पर नहीं है। खबर आज आपकी जो न्यूज है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने जो है बियॉन्ड बाउंड्रीज जाकर जो है एक एग्जाम्पलरी जो है पनिशमेंट्स के तौर पर काम किया है, और किसी को बख्शा नहीं, किसी को कारपेट के नीचे नहीं छुपाया, उल्टा कारपेट उठाकर जितने भी कीड़े मकोड़े और जितने भी जो कीटाणु थे सबको बाहर निकालने का काम। ठीक है, हमारे साथ सतपाल रोड भी जुड़े हुए हैं। सतपाल जी, देखिए, जिस तरीके से इतना बड़ा घोटाला देखने को मिला, 590 से ज्यादा करोड़ का घोटाला हुआ है, हालांकि जिसमें सरकारी फंड को फर्जी ट्रांजैक्शन के जरिए शेल कंपनियों में डाइवर्ट किया गया। जांच में अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय एंगल भी सामने आ सकते हैं। बैंक फ्रॉड में सीबीआई के एफआईआर में ये 9 बड़े खुलासे हुए हैं। इनमें बैंक ने चेक से भुगतान की बात से इनकार किया है। बहरहाल करोड़ों रुपए के बैंकिंग घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है, और जांच में परत दर परत हेरा फेरी करने वाले आरोपियों के नाम भी सामने आ रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो करोड़ों की जालसाजी करने वाले सभी गुनहगारों के हर गुनह का कच्चा चिट्ठा खुलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब इसके साथ उस मुद्दे पर तमाम सवाल भी यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। एक एक करके सभी सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे, जो सवाल चर्चा में उठाए जाएंगे, और इन सवालों से सीधे तौर पर हम जवाब लेंगे, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों का। सवाल नंबर 1, बैंकिंग घोटाले में शेल कंपनियों का कितना बड़ा रोल। वहीं अब सवाल नंबर 2, मल्टी लेयर बैंकिंग फ्रॉड में शामिल कितने गुनहगार। सवाल नंबर 3, सीबीआई की जांच में फर्जी हस्ताक्षर के खुलेंगे राज। अब तमाम सवाल यहां पर खड़े हो जाते हैं, इतना बड़ा फ्रॉड आखिर कैसे हो गया, करोड़ों का फ्रॉड हुआ, किस किस का इसमें हाथ रहा। फिलहाल ये पूरी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। अब देखने वाली बात ये होगी किस तरीके से इस पूरे मामले में खुलासे होते हैं और किस किस का नाम सामने आता है। ये लगातार सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। बैंकिंग घोटाले में शेल कंपनियों का कितना बड़ा आखिर रोल है।
मल्टी लेयर बैंकिंग फ्रॉड में शामिल कितने गुनहगार, सीबीआई की जांच में फर्जी हस्ताक्षर के खुलेंगे राज। अब ये तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं। इन सभी सवालों का जवाब लेंगे। हमारे साथ चर्चा में मेहमान जुड़ेंगे, सत्ता पक्ष विपक्ष सभी से इन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से करोड़ों का घोटाला देखने को मिला, अभी फिलहाल सीबीआई को जांच सौंप दी गई है। 8 तारीख को जांच सौंपी है, आज हालांकि 10 तारीख है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब तक इस पूरे मामले में खुलासा होता है, किस किस का नाम सामने आता है, और ये 590 करोड़ का जिस तरीके से पूरा घोटाला देखने को मिला। अभी फिलहाल इस पूरे मामले में जांच की जा रही है और शेल कंपनियों और बैंकिंग कर्मियों के जरिए सरकारी फंड की हेराफेरी के आरोप लगाए जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक जो है लोग मिले होंगे, तभी इतना बड़ा घोटाला हुआ है। कोई छोटा घोटाला नहीं है, करोड़ों का घोटाला है। और ये हम आपको बैंक घोटाले को लेकर जो है किस तरीके से ये जांच आगे बढ़ी है, किस तरीके से सीबीआई को कब सौंपी गई, ये तमाम चीजें भी हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। और इन धाराओं के तहत केस भी दर्ज कर लिया गया है। सीबीआई अब बैंक अधिकारी, साथ ही सरकारी कर्मचारी और अन्य संदिग्धों की भूमिका की जांच पड़ताल कर रही है। ये प्रक्रिया शुरू हो गई है जांच की। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से इस पूरे मामले में खुलासे देखने को मिलते हैं। सीबीआई ने हरियाणा सरकार के फंड से जुड़े करीब 590 करोड़ रुपए की कथित घोटाले की जांच अपने हाथों में ले ली है। 8 तारीख को सीबीआई को ये जांच सौंपी गई है और साथ ही आपको बता दें कि एफआईआर दर्ज कर व्यापक जांच शुरू कर दी गई है। ये मामला हरियाणा के पंचकुला स्थित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जो है सीधे तौर पर देखने को मिला। पहली एफआईआर पंचकुला में ही दर्ज की गई थी। अब ये पूरा मामला अब दिल्ली में भी हालांकि दर्ज कर दी गई है और ये पूरा मामला अब सीबीआई को सौंप दिया गया है। सीबीआई इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। अब इस पूरे मामले में आखिर कौन कौन जुड़ा हुआ होगा, किस किस की संलिप्तता पाई जाती है, ये देखने वाली बात होगी। और जांच के दायरे में आए इस घोटाले में फर्जी दस्तावेजों और साथ ही अनधिकृत लेन देन और आपराधिक साजिश के जरिए सरकारी पैसे की हेराफेरी का आरोप है। और इस मामले में अभी फिलहाल जो है एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जांच की जा रही है। फिलहाल इसी के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल जी जुड़ गए हैं, साथ ही हमारे साथ इनेलो से प्रवक्ता जुड़ गए हैं ओंकार सिंह जी, और साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केसी मलकानिया जी जुड़ गए हैं और बैंक एक्सपर्ट जुड़ गए हैं सुभाष अग्रवाल। चर्चा की शुरुआत करूंगी। सबसे पहले आप सभी का चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत बैंक एक्सपर्ट से करना चाहूंगी। सुभाष जी आपके साथ सबसे पहले तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, करोड़ों का घोटाला आखिर देखा जाए तो इसमें निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक जो है लोग मिले हुए होंगे। आखिर इतना बड़ा घोटाला हो जाना किस तरीके से संभव है यहाँ पर? जी सुभाष जी। ऐसा है, मैं पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज का ये जो आपने टॉपिक चुना है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और बर्निंग है और सबके लिए अवेयरनेस के लिए है। इसके अंदर सबसे क्या है, ये बैंक का घोटाला जो है इसमें एक आदमी जिम्मेवार नहीं है जी। इसमें कस्टमर जिम्मेवार होता है, बैंक मैनेजर भी जिम्मेवार होता है, स्टाफ भी जिम्मेवार होता है, उससे अलावा जो इनके कॉर्पोरेट ऑफिस के ऑफिसर हैं वो भी जिम्मेवार होते हैं। एक आदमी कोई काम नहीं कर सकता इस काम के अंदर, क्योंकि मैं भी स्टेट बैंक में रहा हूँ और मैंने भी 30 ईयर्स के करीब ऑडिट विजिलेंस डिपार्टमेंट में रहा हूँ। मैं उन चीजों को देखते हुए मैं यही बता सकता हूँ, अगर गलती होती है, अगर एक जगह पे शुरू होती है उसको हम विद इन ए वीक पकड़ सकते हैं, क्योंकि अगर क्लर्क ने कोई गलती करी तो ऑफिसर देखेगा, ऑफिस में कोई किया तो ब्रांच मैनेजर देखेगा, अगर ब्रांच की कोई गलती है उसका रीजनल ऑफिस देखता है। उससे भी अलावा सबसे बड़ी बात है कि जैसे आईडीएफसी बैंक है, फेडरल बैंक है या एयू बैंक है, ये इतने बड़े ब्रांचेस थी, इनके अंदर एक ऑडिटर लगा होता है जिसका नाम होता है कंकरेंट ऑडिटर, जो डेली ट्रांजेक्शन का ऑडिट करता है। इसका मतलब या तो वहां कोई पोस्टिंग नहीं थी या जो सुपरवाइजर की ड्यूटी वो उन्होंने टोटली इग्नोर किया। उसमें लापरवाही भी हो सकती है, मैलिफाइड इंटेंशन भी हो सकती है। ये तो बैंक साइड की है। कस्टमर साइड से ये है कि जो अकाउंट खोला गया है उसके अंदर पहले तो इन्होंने प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं की कि डॉक्यूमेंट वैलिड है या नहीं है, प्रॉपर ऑथेंटिकेशन नहीं है। दूसरा, जब भी कोई अकाउंट खोलते हैं बैंक का स्टाफ ऑफिसर जाते हैं वहां सिग्नेचर अपने सामने करवाते हैं, जो इन तीनों केसेस में कहीं भी नहीं हुआ।
वहां का कोई भी स्टाफ लेके आया, उस पर रिलाई किया, उससे चाहे अपने साइन किए हैं, किसी दूसरे आदमी के हैं, ऑथराइज ऑफिसर कोई और है, उसके जगह कोई और साइन कर दे, तो आपके बैंक के रिकॉर्ड में वही सिग्नेचर रहेंगे ना जो गलत किए हुए। कंसर्न ऑफिसर को पता नहीं लगेगा मेरे नाम से ये फ्रॉड हो रहा है। तीसरा सबसे बड़ा इसके अंदर मैंने महसूस किया है कि जो ऑथराइज ऑफिसर थे डिपार्टमेंट के, उनके नाम से अकाउंट खुला, लेकिन उनका मोबाइल नंबर वहाँ फीड नहीं हुआ। जूनियर स्टाफ का या पार्ट टाइम का या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का हुआ है, उसका लापरवाही उस ऑफिसर की भी है, उस डिपार्टमेंट की भी है कि जिसने जो ऑथराइज जिसने चेकों पर साइन किया, जिसने डिपॉजिट करवाया है, जो आरटीजीएस के लिए लिखता है, उस पर सिग्नेचर क्यों हुए? ये एक दिन का फ्रॉड नहीं है। एक बार मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, यहाँ पर निजी बैंक साथ ही सरकारी बैंक की क्या भूमिका रहती है, इसकी जनता कैसे ट्रस्ट करे? अब बार बार इस तरीके से फ्रॉड जब सामने आते हैं, जनता अपना सोना चांदी सब बैंक में रखवाते हैं, अपना जो है पैसा वहां पर स्टोर रखते हैं, पर इस तरीके से जब फ्रॉड होते हैं तो जनता कैसे बैंक पर भरोसा करे? मैं वही कहता हूँ, इसके अंदर सबसे पहले तो यह है जनता को है किसी भी बैंक के ऊपर, ऑफिसर के ऊपर, स्टाफ के ऊपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए जी। मैं भी हूँ, मेरे पर भी नहीं करना। जब तक आप बैंक में नहीं जाओगे, आपको फिजिकली नहीं पता लगेगा कि वो सीट पे कौन बैठा है, उसका क्या नाम है। अगर आप बैंक में जाते हैं, ब्रांच मैनेजर को मिलोगे, सेकंड मैन को मिलोगे, थर्ड मैन को मिलोगे, आप उनसे पूछोगे आपका इमीडिएट बॉस कौन है। उससे क्या होगा, 3 चैनल आपके कांटेक्ट में आ गए, एक आदमी का विश्वास नहीं किया आपने। अब ये जो आईडीएफसी बैंक में हुआ है, इसका जो भी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे वहां के, वो ऑल इन ऑल बने हुए थे, जो कि बिल्कुल गलत है। उसके अंदर क्या है, अगर कोई ब्रांच हेड कोई अच्छा अकाउंट लेके आता है, उसको अपने क्लस्टर हेड को बुलाना होता है, उससे इंट्रोड्यूस कराना होता है। वो काम तीनों बैंकों में हुआ ही नहीं है जी। और ट्रांजेक्शन पता भी अगर तब लगा है जब पंचकुला के अंदर नए ऑफिसर आए हैं, उन्होंने कोशिश की स्टेटमेंट मंगवाई, और वो स्टेटमेंट भी उन्होंने स्टाफ के थ्रू नहीं मंगवाई है, उन्हें खुद जाके अपने ट्रस्टवर्दी के थ्रू स्टेटमेंट मंगवाई है। अगर किसी स्टाफ को भेजते वहां से वो फिक्टिशियस स्टेटमेंट ले आता हुआ डाउनलोड करा के, आपको कैसे पता लगना कि ये ट्रांजेक्शन जेन्युइन है या फोर्ज्ड है? पहले जो 1-2 साल तक अकाउंट चलते रहे हैं, वो फर्जी क्यों चलते रहे हैं? जो बैंक का स्टाफ और डिपार्टमेंट का स्टाफ, कुछ मेंबर मिले हुए थे आपस में। ठीक है सुभाष जी, ठीक है। विदु रावल जी, देखिए अब मेरा सवाल आपसे ये रहने वाला है, जिस तरीके से इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा फ्रॉड देखने को मिला है, स्टेटमेंट फर्जी, साइन फर्जी, तो यहाँ पर आखिर जिम्मेदार कौन है? जी विदु रावल जी। देखो, इसके अंदर जिम्मेवार दोनों ही है, कस्टमर भी, बैंक भी है। ठीक है सुभाष जी, मैं आपके पास आऊंगी। जी विदु रावल जी। प्रिया जी, आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से जी मीडिया देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। जी बिल्कुल, कंटिन्यू कीजिए आप। देखिए, ये सीबीआई बहुत जल्दी बता देगी। बहुत एबल जांच एजेंसी है भारत की, सर्वश्रेष्ठ जांच एजेंसी है भारत की। इन्वेस्टिगेशन के लिए इससे बेहतर भारत के पास नहीं है, और ये दुनिया में मानी जाने वाली एक एजेंसी है। बहुत जल्दी जो है पर्दे खोलकर बता देगी कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। लेकिन मैं इससे बड़े सवाल को लेकर आपके बीच में बैठा हूं, और वो है कि किस प्रकार से एक जीरो टॉलरेंस नीति है भारतीय जनता पार्टी की। भ्रष्टाचार को थोड़ा सा भी, लेश मात्र भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करें। इस प्रकार से एक कल्चर बन गया था कि बड़े लोग जो हैं वो कभी भ्रष्टाचार करने के बावजूद भी कार्रवाई की जद में नहीं आया करते। हमने उस कल्चर को बदला है। हमने उस कल्चर को बदलकर ये साबित किया है कि कोई कितने ही बड़े पद पर क्यों ना बैठा हो, उस पर भी कार्रवाई होगी, और कोई भी किसी प्रकार की भी घोटाला करेगा, फ्रॉड करेगा, वो बच नहीं सकता है, किसी को भी बचाया नहीं जाएगा। ऐसा एक समय था जब लोग भ्रष्टाचार करते थे, बड़े बड़े अधिकारी भ्रष्टाचार करते थे, और फिर तत्कालीन मुख्यमंत्रियों के आवास पर होकर बाहर निकलकर कहते थे मुख्यमंत्री से बात हो गई, डील हो गई। यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ मीडिया ने जो रिपोर्ट किया था पहले दिन से, वो था कि किस प्रकार से कोई बैंकिंग फ्रॉड हुआ है, बैंक की तरफ से कुछ है। जब पर्दे खोल कर लेकर आए, तो आज खबर जो आप चला रहे हैं, आज खबर हमारी कार्रवाई को लेकर है। खबर हम किसी प्रकार के घोटाले को लेकर नहीं है। खबर इस बात को लेकर है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
बिना बर्दाश्त के, जीरो टॉलरेंस की जो हमारी नीति है भ्रष्टाचार के विरुद्ध, उसके तहत हमने तो बहुत वरिष्ठ जो हरियाणा के IAS ऑफिसर थे, जो टॉप नॉच ऑफिसर्स होते हैं, उनको हमने जो है जिस प्रकार सस्पेंड किया है, ये कार्रवाई की बात है। ये मुझे लगता है कि अन्य सरकारों के लिए भी, पिछली सरकारों को तो चलो आईना दिखाने लायक ही है, लेकिन अन्य जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, उनको भी एक जो है एक अनुसरणीय और अनुकरणीय कार्य है कि किसी प्रकार का भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कब हो पाया? क्योंकि यहाँ पर कट नहीं जाता ना, पिछली सरकारों की तरह जिस प्रकार से कट कमीशन का जाया करता था, वो व्यवस्था जब हरियाणा की जनता ने खत्म कर दी, भारत की जनता ने, कहूंगा कि केंद्र सरकार ने खत्म कर दी। पर आपको ये भी तो मानना होगा ना, घोटाला भी तो आपकी ही सरकार में हुआ। अभी पिछली सरकार छोड़ो, अभी तो जनता जो है आपसे सवाल करेगी, सत्ता में आप हैं। प्रिया जी, इस विषय को समझना पड़ेगा। भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई एक दिन की नहीं है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई हमेशा की है। जैसे रोज सुबह उठकर दांतों में ब्रश करते हैं ना, ठीक वैसे ही लगातार भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करना, उन पर डिटरेंस रखना, उनके विरुद्ध कार्रवाई कर ये दिखाना कि कोई भी भ्रष्टाचारी जो है बचेगा नहीं, यही एक तरीका है। देखिए, कार्रवाई ये किस कालखंड में हुआ विषय ये नहीं है। एक समय ऐसा हुआ करता था कि कोल सचिव को बचाया जाता रहा। क्यों बचाया जाता रहा? जैसे ही कोल सचिव जो है, जब कोयला घोटाला आया था 2010 के आसपास जो है, जब पहली बार उसकी रिपोर्टिंग हुई थी, तो किस प्रकार से उसको लंबे समय तक 3-3, 4-4 साल तक बचाया जाता रहा। जब कोल सचिव जो है नहीं प्रिया जी, या तो आप सवाल मत पूछिए, नहीं तो उत्तर लीजिए। विदुर रावल जी, अब हम बैक साइड में जाएंगे तो चर्चा का समय 1 घंटा है। 2010 की बात करेंगे भी हम, बात तो घोटाले की कर रहे हैं, जो इतना बड़ा घोटाला हुआ है। आप तय नहीं करेंगी ना मैं किस प्रकार से अपना उत्तर दूंगा। आपने सवाल पूछ लिया, मुझे उत्तर देने का समय दीजिए। नहीं तो आप सवाल मत पूछिए, मेरा पिछला उत्तर खत्म हो गया था। आपने एक नया सवाल पूछा, मुझे उसको उत्तर देने का, ताकि दर्शकों को समझ आए, परिप्रेक्ष्य समझ आए। कोई यहाँ पर कोई गाय का पहाड़ा, हम वो गाय का ऐसे थोड़ी पढ़ रहे हैं, या 2 का पहाड़ा थोड़ी पढ़ रहे हैं। अगर आपके पास समय है तो आप सवाल पूछिए, नहीं समय है तो मत पूछिए सवाल। मैंने तभी आपसे सवाल पूछा, समय 1 घंटे का है। अगर हम घोटाले पे रखेंगे तो जनता तक भी क्लियर जाएगा। मैंने पूछा कि आपकी सरकार में हुआ, मैंने थोड़ी पूछा 2010 में क्या हुआ। कोई भी बात बिना परिप्रेक्ष्य के नहीं होती है, बिना कंटेक्स्ट के बात नहीं होती जी। तो मैं ये बताना चाहता था कि किस प्रकार जैसे ही कोयला सचिव उस समय जद में आया, तो उसने अपने पॉलिटिकल मास्टर्स का नाम लिया। यहाँ पर जो है टॉप नॉच ऑफिसर्स पर कार्रवाई की है, ये सोचकर की है कि किसी ने भी अनियमितता की होगी तो सामने आएगा। ये जांच का विषय है कि ये लापरवाही हुई है, अनदेखी हुई है, अनियमितता है, कोई खामी है, कोई फ्रॉड है, या वास्तव में कोई घोटाला है, लेकिन सत्ता का संरक्षण नहीं था। ये हमारी ठोस कार्रवाई ने साबित किया। फिर से कह रहा हूं कि खबर हमारी कार्रवाई पर है, खबर घोटाले पर नहीं है। खबर आज आपकी जो न्यूज है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने जो है बियॉन्ड बाउंड्रीज जाकर जो है एक एग्जाम्पलरी जो है पनिशमेंट्स के तौर पर काम किया है, और किसी को बख्शा नहीं, किसी को कारपेट के नीचे नहीं छुपाया, उल्टा कारपेट उठाकर जितने भी कीड़े मकोड़े और जितने भी जो कीटाणु थे सबको बाहर निकालने का काम। ठीक है, हमारे साथ सतपाल रोड भी जुड़े हुए हैं। सतपाल जी, देखिए जिस तरीके से इतना बड़ा घोटाला देखने को मिला, 590 से ज्यादा करोड़ का घोटाला हुआ है। हालांकि अब ये पूरी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। अब यहाँ पर मैं कांग्रेस का पक्ष जानना चाहूंगी। जी सतपाल जी। मेरे से कह रहे हैं आप? जी सतपाल जी। प्रिया जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सतपाल जी, क्लियर है, कंटिन्यू कीजिए। मैं सतपाल जी नहीं थे, मैं दीपक चौधरी कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर बैठा हूँ। दीपक जी अपनी बात को रखिए, नाम कुछ गलत ले रही है। जी, ऐसा है कि देखिए, पहली तो बात यह है कि घोटाला इनकी सरकार में हुआ, और घोटाले पर भी अगर कोई पीठ थपथपा रहा है तो बड़ा मतलब एक समाज के प्रति मजाक जो उड़ाने वाली बात हो जाती है कि जनता का पैसा तो जो सुरक्षित है या नहीं है ये तो जांच का विषय है। इससे पहले सरकार का पैसा, और खास तौर पर निगम का पैसा, जो जनता का अपना पैसा था, उसमें आईडीएफसी बैंक का घोटाला हुआ, उसके बाद कोटक का घोटाला हुआ और एयू का घोटाला हुआ। आज ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने जो जांच है वो सीबीआई को जो है सौंप दी है। सीबीआई को जांच सौंपने का मतलब क्या है कि आपकी जितनी भी एजेंसीज हैं जो सरकार के अंडर हैं, क्या वो सारी की सारी नाकाम हो गई? वो कोई चीज निकाल नहीं पाई उसके अंदर से, या किसको बचाने की कोशिश कर रही थी सरकार?
कि जो आपने जो है सीबीआई को जांच सौंपी। हमें बड़ी खुशी की बात है कि सीबीआई को जांच सौंपी गई है, तो सीबीआई के कुछ पैमाने होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिससे सीबीआई जांच करती है। ठीक है, आपने उस जांच के लिए जो है स्वीकृति दी हरियाणा सरकार ने, और सरकार का मतलब क्या है, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं उसमें, सरकार के मंत्री भी हैं, सरकार के मुख्यमंत्री भी हैं। लेकिन एक बात का ये जवाब दें, ये बात को जो घुमा रहे थे अभी कि हमने, आज का तो विषय ये है कि हमने इसके ऊपर क्या कार्रवाई करी, इस पे डिबेट हो रही है कि हमने देखो कितनी फास्ट ये कार्रवाई करी, हम कारपेट के नीचे से भी कीड़ों को निकाल लाते थे, वो उस जमाने में इसको बचा लेते थे, उसको बचा लेते थे। ये आप मुझे बताएं कि कांग्रेस के जितने भी नेता थे जिनके ऊपर जो एलिगेशंस लगे, क्या कांग्रेस ने उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया, या कांग्रेस ने कभी सीबीआई को नहीं जांचें सौंपी? आप इसके ऊपर कोई आसान नहीं कर रहे हैं जनता के ऊपर, अगर आप सीबीआई को जांच सौंप रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है कि सीबीआई एक निष्पक्ष करके इस जांच का विषय जो है ये निकाले। कि एक बात बताइए, किसी आम आदमी से अगर बैंक ने 5 लाख, 1 लाख, 10,000 रुपए भी लेने होते हैं तो वो आम आदमी से हर तरह का जो है एक एक चीज साइनिंग कराता है। अब ये जो घोटाला हुआ, एफडी घोटाला था, 58 करोड़ रुपए समथिंग का घोटाला कोटक का था, 590 करोड़ रुपए का नगर निगम चंडीगढ़ का था। ये इन्होंने एफडी करा के, क्या इनके पास कोई ऐसे संसाधन नहीं थे कि बाद में इसकी जांच हो सके? इतने पुरानी एफडीआं हैं, इनके बारे में पूछा जाए, ये एफडीआं ठीक चल रही हैं, नहीं चल रही हैं? ये सरकार क्या सो रही थी उस समय? अब आप ये जनता का जो पैसा है, आप पीठ थपथपाते हैं कि हमने जी आईडीएफसी जो फर्स्ट बैंक का पैसा था वो हमने निकाल लाए, हमने उससे ब्याज भी ले लिया, ये ले लिया। बहुत अच्छी बात है, आपने ये काम किया। लेकिन आप मुझे ये बताइए, ये घोटाला जो है, आपके पास कोई पैरामीटर्स नहीं है जब आप एफडी कराते हैं? मैं सुन रहा था साथी प्रवक्ताओं को, मेरी उन सबको राम राम भी है। आप मुझे इनसे ये पता करके बताइए कि आप इस बात को कह रहे हो कि हमने तो सीबीआई को जांच सौंप दी। अरे भाई, आपने सीबीआई को जांच सौंप दी, बहुत बड़ा काम कर दिया आपने। तो आप ये बताइए कि घोटाला हुआ क्यों और ये सीबीआई तक नौबत गई क्यों? पहली तो बात ये है कि इसका मतलब ये, आप जितनी एजेंसियां हरियाणा सरकार की हैं, क्या वो सारी की सारी फेलियर हो गई? क्या आप उनके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे थे, या उनके बारे में जो बातें आप कह रहे थे कि हम तो 2 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर इस चीज को निकाल के ले आएंगे, उजागर कर देंगे? और विपक्ष अगर कोई प्रश्न उठाता है तो इनको एक आदत पड़ चुकी है कि भ्रम, ये तो भ्रम फैलाते हैं, ये तो भ्रम फैलाते हैं। आज देखिए महंगाई की मार, किसानों के साथ क्या हो रहा है, ये सारी जनता देख रही है, मंडियों में क्या काम हो रहे हैं। उसके बाद आप बताइए, नेक्सस इतना बड़ा डिजिटल जो है, ये डिजिटल घोटाला ही कहूंगा मैं इसको, कि एक बैंक से सरकारी एफडी, जो निगम की एफडी, पंचकुला नगर निगम की एफडी जो है, वो उसमें से वो मतलब उसके अंदर से करप्शन होके ये एफडीओ के पैसे उड़ा लिए जाते हैं। बड़ी हैरानगी की बात है। जब ये शेल कंपनियां बनी तो ये किसने बनाई, किसकी शेल कंपनियां हैं, किसी का नाम उजागर कर रहे हैं आप। जो कर्मचारी इसके अंदर लिप्त थे, आपने छोटे कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई करी। जब हमने ये मांग उठाई तब आप जाकर जो है, अब जो है आप जो बड़े अधिकारियों में, जो भी बड़े अधिकारी, 2 अधिकारी आप बोल रहे हैं जिनके नाम आ रहे हैं, उनको आपने सस्पेंड किया। अरे भाई, जनता आपसे यही तो पूछ रही है कि अगर मान लीजिए कि आप गलती, एक तो आप गलती कर रहे हैं और उस गलती की भरपाई करने के लिए आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। ये तो मैंने पहली सरकार देखी है भाजपा की कि जो गलतियां भी उसी की सरकार में होती हैं और वो लेपन भी अपने ऊपर लगा लेते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि ये पहले, या तो ये पहले ही ऐसा काम कराते हैं या बाद में ये जांच के विषय बना लेते हैं। कुछ तो ऐसा संदेह, ठीक है, कुछ तो ऐसा संदेह हमारे दिमाग में आता है। बाकी प्रवक्ता पैनलिस्ट जो आज अभी बोल रहे थे हमारे साथी बीजेपी वाले, उनको इस बारे में ये सोचना चाहिए कि ये हो क्यों रहे हैं। ठीक है, ठीक है ओंकार जी, ठीक है। फिलहाल मैं आपका पक्ष यहाँ पर एनएलडी का जानना चाहूंगी। आपने सत्ता पक्ष को भी सुना, विपक्ष को भी। फिलहाल मैं यहाँ पर एनएलडी की राय जानना चाहूंगी। जो इतना बड़ा बैंक घोटाला हुआ है, यहाँ पर एनएलडी की क्या राय है? जी ओंकार जी। प्रिया जी, ये कार्य किसी एक व्यक्ति का तो नहीं, ये टीम वर्क है। सबसे पहले तो प्रश्न ये उठता है कि सरकारी धन को सरकारी बैंकों में क्यों नहीं रखा गया? किस व्यक्ति ने इजाजत दी
सरकारी धन को प्राइवेट बैंकों में रखने की। यह भी जांच का विषय है। और जिस व्यक्ति ने सरकारी धन को प्राइवेट बैंक में रखने की प्राथमिकता दी, क्योंकि प्राइवेट बैंक कमीशन देते हैं, प्राइवेट बैंक के डीएसए होते हैं, वो कोई एफडी लेके आते हैं तो एफडी के ऊपर उनको 0.2%, 0.1% कमीशन, चाहे परसेंटेज में कम होती है लेकिन कमीशन दी जाती है। और जितनी बड़ी रकम है उतनी बड़ी कमीशन भी दी होगी। तो ये पहले तो जांच का विषय है कि एफडी किसने प्राइवेट बैंक में रखने की दी। दूसरा, जब सरकारी धन की बैंक की एफडी टूटी तो उसके मैसेज तो कई जगह जाते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के पास मैसेज नहीं आता, सरकारी पैसा है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया था, आपने पूछा था कि ये किसकी गलती है, जिम्मेवार कौन है? तो किसी ने बताया नहीं, मैं बता देता हूं। इसके लिए जिम्मेवार हो सकता है नेहरू जी हो सकता है कांग्रेस हो, और हो सकता है इनेलो भी हो, लेकिन बीजेपी की कोई जिम्मेवारी नहीं है, बीजेपी की कोई गलती नहीं है। इनकी पीठ सबको थपथपा देनी चाहिए, इनका बहुत बड़ा धन्यवाद है, इन्होंने एहसान किया। हाँ, एक चीज अच्छी है कि कार्य सीबीआई को दे दिया ताकि जांच सही से हो, लेकिन वो जांच सही से होगी या नहीं होगी तो विषय के गर्भ में है। लेकिन आज गलत काम होने के बावजूद भी अगर अपनी पीठ खुद ही थपथपानी है, हम तो जीरो टॉलरेंस पे बात कर रहे हैं, हम जीरो टॉलरेंस रखते हैं। देखो जी, हमने 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया, हमने सीबीआई को जांच दे दी, कौन सा एहसान कर दिया? सरकार भी तो तुम्हारी है, घोटाला भी तो तुम्हारे में हुआ, फिर चले गए कोयला घोटाले के ऊपर। अरे भाई, कोयला घोटाले वाले आज कहां है, पहले तो ये बता दो। कोयला घोटाले का आरोप तो 5000 करोड़ का नवीन जिंदल पे भी लगाया था, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था। आज वो व्यक्ति कहां है और आज उस कोयला घोटाले की स्थिति क्या है? ये एक बात कांग्रेस के प्रवक्ता को पूछनी चाहिए कि जो कोयला घोटाला 70,000 करोड़ रुपए का या 2 लाख करोड़ रुपए का कहा गया था, आज उस कोयला घोटाले के क्या फैक्ट्स हैं? क्या वो उनके दोषी अंदर हो गए? क्या पर्चे कैंसिल हो गए या वो कोयला घोटाला खत्म हो गया? हमने भूतकाल में नहीं जाना, लेकिन जब बीजेपी का प्रवक्ता बात कर रहे हैं कोयले घोटाले की, तो प्रिया जी आपका भी इस बात पे बात करना जायज है कि आज कोयला घोटाले वाले जिन पर आरोप था वो कौन कौन थे और आज उनमें से कितने लोग बीजेपी में शामिल हो गए? क्या बीजेपी एक मशीन बन चुकी है? मैं अपनी बात पूरी करता हूं। क्या बीजेपी एक मशीन बन चुकी है? जितने दागी, जितने दोषी, जितने बलात्कारी, जितने गंदे काम करने वाले, वो सारे बीजेपी में जाए, बीजेपी पार्टी ज्वाइन करे, पटका डाले और आरोप मुक्त हो जाए? कैसे हो सकता है? आज घोटाले की बात हो रही है, बैंक का घोटाला निंदनीय है, लेकिन हुआ किसकी सरकार में? इनकी सरकार में। और ये इस पर भी कह रहे हैं हमने पकड़ लिया जी, हमने सीबीआई को दे दी जी। अरे भाई, तुम ही तो पकड़ोगे, अभी तो ये शुरुआत है, ये घोटालों की सरकार है। आज तक कितने घोटाले हुए आप देखिए, रजिस्ट्री घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, अनिल विज ने कहा था उस समय कि हम इसकी 90 दिन में कार्रवाई करेंगे, आज तक जनता को नहीं पता क्या हुआ। चावल घोटाला हुआ, धान घोटाला हुआ, चना घोटाला हुआ, पेपर लीक घोटाला हुआ। किसी एक घोटाले की अगर आज तक रिपोर्ट आई है तो मैं नहीं मानता कि आगे होगी। हाँ, अब सीबीआई को जांच दे दी है, मजा तो तब है जब ये सीबीआई की जांच भी टाइम बाउंड हो, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने। ये टाइम बाउंड ही नहीं होगी तो सरकार चली जाएगी, उसके बाद तो घोटाले निकलेंगे। अभी तो सिर्फ एक घोटाला नजर आया ना, इसके अलावा भी कई घोटाले आ चुके हैं, लेकिन मैं गारंटी से कहता हूँ सरकार ही घोटालों की है। इस सरकार को गद्दी से उतरने दो, देखना कितने घोटाले आते हैं और कौन कौन जेल में जाते हैं। ठीक है ओंकार जी, अभी फिलहाल मैं केसी मलकानिया जी के पास जाना चाहूंगी। केसी मलकानिया जी, देखिए आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी आप उस मुद्दे को समझाइए जिस तरीके से ये 590 से ज्यादा करोड़ का घोटाला देखने को मिला है। आपने पूरे पैनल को सुना और अभी फिलहाल मैं यहाँ पर आपकी राय जानना चाहूंगी। जी केसी मलकानिया जी। प्रिया जी, आपको और सभी प्रवक्ताओं को और हरियाणा जनता को मेरी ओर से नमस्कार। जहां तक इस घोटाले की बात है, इसकी जड़ जो पंचकुला में बहुत ज्यादा नजर आ रही है और ये घोटाला काफी दिन पहले आया था, जब एक कर्मचारी को पकड़ा गया था जो एडीसी के वगैरह के गलत साइन करके पैसे अपने रिश्तेदारों के ट्रांसफर कर नाम करता रहा और उसको पकड़ता रहा। उसके बाद ये जो घोटाला चल रहा है ये 2022 से चल रहा है और ये ऐसा चल रहा है कि जो एफडी थी वो कोर्ट महिंद्रा में जमा कराई थी और उसका जो कमीशन था वो ऑनलाइन अकाउंट ऑफिसर के और उसके रिश्तेदारों के अकाउंट में ट्रांसफर होता रहा। देखो, रिश्वत भी ऑनलाइन ली जाए तो इससे बड़ा क्या बड़ा घोटाला हो जाता है। और जो एफडी है वो जैसे रिन्यू होती थी उसका कागज आकर दिया जाता था और जो एफडी है उसको तोड़कर, प्री मैच्योर तोड़कर और अलग अलग
खातों में चली गई, बैंक अधिकारियों के अलग-अलग साइन किए गए और इस प्रकार जो चलता रहा। इसमें पुष्पेंद्र जी है, रजत धारा जी हैं, विकास कौशिक जी हैं जो आजकल अकाउंट ऑफिसर थे, यहाँ से जब बदल कर वो कालका चले गए, ये बढ़ गए। तो उसके बाद जो नया अकाउंटेंट है, उसके बाद जब वो उनसे स्टेटमेंट मांगी गई और सरकार ने कहा कि ये जो प्राइवेट बैंकों में पैसा है इसको सरकारी बैंकों में लाया जाए, तो जब सरकारी बैंकों से कोटक महिंद्रा से सरकारी बैंक में पैसा, तो भी एक बार स्टेटमेंट आ गया कि ट्रांसफर कर दिया, परंतु एक्चुअली देखा गया तो पैसा नहीं आया। और इसकी जब जांच चली तो अब जो कोटक महिंद्रा का वाइस प्रेसिडेंट है उसने अब सरेंडर कर दिया कल, तो उसके बाद पता चलेगा कि कैसे हुआ। परंतु वो ये पैसा जो है वो प्रॉपर्टी डीलरों के आगे लगता रहा और ये वाइस प्रेसिडेंट ही उस पैसे को 2 और 3 मतलब हाई रेट पे आगे लोन पे देता रहा। तो देखो बैंक का लोन, बैंक का जो वाइस प्रेसिडेंट है वो बैंक को पैसे को बैंक के द्वारा नहीं अपने खाते में ट्रांसफर करके जो इसका नगर निगम का पैसा उसको आगे ट्रांसफर करा। नगर निगम जो है इसमें कुछ अधिकारियों के नाम लिए जा रहे हैं, कुछ उनके रिश्तेदारों का भी नाम आ रहे हैं, परंतु ये सीबीआई की जब जांच होगी तो उससे जो क्लियर हो जाएगी, क्योंकि नगर निगम पंचकुला ये शुरू से ही विवादों में रहा। 5 साल तक इसमें वाइस प्रेसिडेंट और जो वरिष्ठ का होता है उनके चुनाव नहीं हुए वरिष्ठ के, और 5 साल तक एक सिर्फ मेयर चलाता रहा, ना डिप्टी मेयर ना सीनियर डिप्टी मेयर रहा। अब इसके बाद जो बाढ़बंदी हुई उसमें भी सीट बाढ़बंदी गलत कर दी गई और जो सीटें थी आरक्षण की वो कम कर दी गई और हाई कोर्ट से वहां झटका लगा, वहां भी सरकार को बैकफुट गया। तो सरकार को चाहिए कि जिस मलाईदार पोस्टों पे जो अधिकार लंबे समय से बैठे हैं उनको बदला जाना चाहिए। यहाँ भी ऐसा ही हुआ, जब अकाउंट ऑफिसर बदला गया दूसरा आया। जी माफी चाहूंगी, मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। फिलहाल जो है जानकारी हिसार से जो है बड़ी खबर सामने आ रही है। 11 साल बाद जेल से बाहर आया रामपाल। हिसार की सेंट्रल जेल 2 से रामपाल बाहर निकला। रामपाल गाड़ियों के काफिले के साथ रवाना हो गया है। रामपाल धनाना आश्रम सोनीपत के लिए रवाना और समर्थकों का वहां पर जुटना भी देखने को मिला। अनुयायी मौके पर पहुंचते हुए नजर आए। ये जानकारी अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब लंबे समय बाद रामपाल रिहा हुआ है। ये जानकारी अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, मौके की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर। लगभग 11 साल के बाद ये रिहाई देखने को मिली है। ये देखिए तस्वीरें जब रामपाल जेल से बाहर आया उस समय की तस्वीरें हैं। भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया क्योंकि समर्थक मौके पर पहुंचे थे और कोई भी अव्यवस्था ना हो उसके चलते पूरी तैयारी की गई। भारी पुलिस बल तैनात किया गया और रामपाल जेल से अब बाहर आ गया है। करीबन 11 साल के बाद ये जेल से रिहाई देखने को मिली है और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये लगातार हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हिसार की सेंट्रल जेल 2 से रामपाल बाहर निकला है। रामपाल गाड़ियों के काफिले के साथ रवाना होता हुआ नजर आया और साथ ही जानकारी मिल रही है कि अपने आश्रम सोनीपत के लिए रवाना हो गया है। ये जानकारी और जिस पोस्टों पे लंबे मलाईदार पोस्टों पे लंबे समय से अधिकारी बैठे हैं वो अपनी सुविधा अनुसार नियम बना देते हैं, उनको चेंज कर देते हैं। जैसे अब प्राइवेट बैंक कोटक महिंद्रा में बैंक का खाता खोलने का दूसरा है, ये जो निर्णय है वो अपने स्तर पे लेते हैं और जहां से उनके माल मिलता है उसी शर्त से करते हैं। तो जब तक सरकार जो है एक ब्यूरोक्रेसी पर लगाम नहीं डालेगी, ब्यूरोक्रेसी को अपने हाथ में नहीं रखेगी, अगर उस पर डिपेंड रहना, उनकी सलाह मानना तो ठीक है, तो ये नहीं कि जो वो कहें सरकार का काम है दिशा निर्देश देना और उसके हिसाब से काम लेना। और इस प्रकार के जो भ्रष्टाचार है तभी उजागर होंगे जहां जिन पोस्टों पे कोई भी अधिकारी 2-3 साल से ज्यादा, यहाँ तो देखा 5-5 साल से की पोस्टों पे बैठे और उन्होंने नियम बदल दिए और अपनी सुविधा अनुसार नियम बना लिए। अब सरकार को उसकी जानकारी है, सरकार को तो तब पता चलेगा जब 5 साल बाद इलेक्शन आएंगे और लोगों का जब रोष होगा और जो चीजें सामने आएंगी। तो इसलिए इस प्रकार के घोटाले देखो, ऑनलाइन आप कमीशन ले रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं और आप कहते हैं नहीं भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार का पता चलता है और उसका जो है निराकरण तभी हो सकता है कि किसी भी अधिकारी को लंबे समय तक एक पोस्ट पर की पोस्ट पर नहीं रखना चाहिए।
ठीक है मलकानिया जी, अब फिलहाल मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास जानना चाहूंगी। विधु रावल जी, आप काफी देर से अपनी बात को रखने का प्रयास कर रहे थे, अपनी बात को रखिए। देखिए, मैंने सवाल नोट किए हैं। मुझे उम्मीद है कि सवाल पूछते हुए मैंने नहीं उनसे कहा कि क्या सवाल पूछ रहे हैं, उत्तर देते हुए वो भी निर्धारित ना करें कि मैं उत्तर क्या दे रहा हूं। देखिए, उनके सवालों का उत्तर देना पड़ेगा और परिप्रेक्ष्य में देना पड़ेगा, तुलनात्मक तौर पर देना पड़ेगा कि जो सवाल पूछ रहा है उसका अपना कंडक्ट कैसा रहा था। पीपल आर जज्ड फॉर व्हाट दे डू इन पावर एंड नॉट व्हाट दे रेंट इन ओपोजिशन। आज विपक्ष में बैठकर तो चांद तारे तोड़ने की बात करें, इनको अवसर मिला था, उनसे तुलना करते हैं ना इनकी, क्यों नहीं करेंगे। एक बात कही कांग्रेस के प्रवक्ता साहब ने कि सीबीआई को जांच क्यों सौंपी, क्या हमारे यहाँ पर अधिकारी नहीं? मैं तो बड़ा हैरान हुआ। हर छोटे से बड़े विषय तक, कहीं गांव में किसी की भैंस भी मर जाए तो कांग्रेस का नेता वहां जाकर कहता है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब जब बिना मांग किए सीबीआई जांच के लिए कहा नहीं, बीच में नहीं बोले, इतना झूठ चर्चा संभव नहीं है। मैं आपके पास आऊंगी, आप अपनी बात को रखिएगा। विधु रावल जी, आप अपनी बात को रखिए, कंटिन्यू कीजिए। ऐसे झूठ और एलिगेशन से ही तो आप जनता को भ्रमित करते हैं। आपको नकद जवाब दे सकता था मैं, लेकिन मैंने नोट किया। एक सभ्य प्रवक्ता की यही निशानी। देखिए, पेन पकड़िए आप भी, एक ये कागज रखिए मेरी तरह, ऐसे कागज रखिए। हमने यहाँ लिखा हुआ है सब कुछ। दीपक जी, मैं आपके पास आऊंगी। विधु रावल जी के बाद मैं आपके पास ही आऊंगी, जब आप अपनी बात को रखिए। बीच में मत बोलिए। मुझे पूरा अधिकार है आपके द्वारा उठाए सवालों का अपने अनुरूप उत्तर देने का। आपको आपत्ति अपने समय में बताइएगा, मेरे बीच में मत बोलिए। तो अब तक तो ये सवाल करते थे कि हर जगह सीबीआई की जांच हो, सीबीआई की जांच। यहाँ कह रहे हैं कि सब एजेंसी फेल हो गई इसलिए सीबीआई की जांच की। तो मतलब डैम इफ यू डू एंड डैम इफ यू डोंट, दोनों तरफ से नहीं आप खेल सकते। इन्होंने कहा कि घोटाले के बाद पीठ थपथपा रहे हैं, दोनों प्रवक्ताओं ने कहा नहीं साहब, घोटाले पर की गई लैंडमार्क कार्रवाई पर जांच पीठ थपथपा रहे हैं। और क्यों ना थपथपाएं, आप बता दें आपके समय क्या हुआ करता था। खैर, आपने तो मुझसे ही सवाल पूछ लिया तो मैं बता देता हूं, आपकी मदद कर देता हूं। आपने कहा कांग्रेस के नेता जिन पर आरोप लगते थे उन पर कांग्रेस संज्ञान नहीं लेती थी, क्या नहीं लेती? देश के अंदर 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, CAG की रिपोर्ट आई, विनोद रॉय की रिपोर्ट आई, हमने कहा कि इस पर कार्रवाई कीजिए, आपने कहा नहीं करेंगे। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर घोटाला हुआ है तो ए राजा ने नहीं किया, मैंने किया है। स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी का बयान है ये। पूरे का पूरा विंटर सेशन 2012 का धुल गया, उसके बावजूद भी आप FIR भी दर्ज नहीं करने को तैयार हुए। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट तक गए, वहां से जाकर FIR दर्ज हुई, आप तो FIR भी दर्ज करने से मना कर दिया। कोयला घोटाला हुआ, भारतीय जनता पार्टी के नेता रविशंकर प्रसाद जो है दिल्ली हाई कोर्ट में जाकर कोयले घोटाले की पहली FIR दर्ज करवा पाए। आपने मना कर दिया था, नहीं कोई घोटाला हुआ, नहीं कोई कार्रवाई करेंगे। कॉमनवेल्थ का घोटाला हुआ, सारे देश के अंदर चर्चा हुई किस प्रकार से टिश्यू पेपर जो है 700 रुपए का एक टिश्यू पेपर लिया गया। एसीज जो है, एसी का रेंट 7 लाख रुपए दे दिया गया। उसके बावजूद भी आपने बेशर्मी से कहा कि नहीं कोई कार्रवाई करेंगे। हम जो है, हम भारतीय जनता पार्टी के सांसद किरीट सोमैया कोर्ट के अंदर गए, तब FIR दर्ज हुई। यहाँ क्या चर्चा हो रही है? आप चद्दर डालकर सोए हुए थे, आपको नहीं पता था। पता कब चला? जब भारतीय जनता पार्टी ने खुद पता किया कि IDFC बैंक घोटाला हुआ और उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। चर्चा हमारी कार्रवाई को लेकर, आपने नहीं उजागर किया जैसे हम करते थे, सड़कों पर प्रदर्शन करते थे, भैया कांग्रेसियों ने भ्रष्टाचार किया, इस पर कार्रवाई तो करो। फिर एक साथी ने साथ साथ ये भी लगे हाथ पूछ लिया, दूसरी पार्टी के थे, बोले कोयले घोटाले का जिक्र तो कर दिया, कोयले घोटाले वाले कहाँ हैं? पहले तो ये जानकारी होनी चाहिए, थोड़ी सी समय में बात पूरी करूंगा, कि 126 खदानों पर जो है कार्रवाई होने की बात हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 126 की 126 खदानों को रद्द किया। उनमें से केवल 20 खदानों की ऑक्शन में 26,000 करोड़ का राजस्व जो है देश के खजाने में आया। यानी 26,000 करोड़ तो केवल 20 खदानों से लिया, 126 खदानें रद्द की गई। ये तो देश के एक्सचेकर को मिला। जिन्होंने घोटाला किया था वो कौन कौन थे? HC गुप्ता पूर्व कोयला सचिव, 4 साल की सजा हो गई, आपकी जानकारी के लिए, ताकि आपको थोड़ी अगली बार ये सवाल मत पूछे मुझसे। विजय दर्दा कांग्रेस के पूर्व MP थे, 4 साल की सजा हुई। विजय दर्दा के बेटे देवेंद्र दर्दा को 4 साल की सजा हुई। KC कोफ्ता और KC सोमरिया पर हुई, मनोज कुमार जायसवाल पर हुई। अब क्योंकि बैंकिंग घोटाले की चर्चा करें तो एक और बैंकिंग घोटाले की चर्चा हम भी कर लेते हैं। एक यस बैंक घोटाला हुआ था, 5,000 करोड़ का राणा कपूर ने किया था। आपको जानकारी देना चाहता हूं, 2-2 करोड़ की तो MF हुसैन की खरीदी हुई जो पेंटिंग्स थी
उस पर प्रियंका वाड्रा ने सिर्फ साइन कर उसको जो है ऑक्शन करवा के राणा कपूर को रिश्वत के तौर पर दिया हुआ है। ठीक है, ये तरीके ढूंढे इन लोगों ने, खुद जद में ना आ जाए। प्रियंका वाड्रा ने 2 ही पेंटिंग्स आज तक बनाई हैं और 2 ही पेंटिंग उन्होंने बेची हैं, लेकिन कमाल की बात यह है इतनी शानदार पेंटर की जो है पेंटिंग जो 2-2 करोड़ में बिकती है, उन्होंने पेंटिंग का काम क्यों छोड़ दिया? कांग्रेस की सरकार थी तभी तक पेंटिंग करती थी। इनके यहाँ पर देखो, इंटरनेट बैंकिंग तो दुनिया ने बाद में देखी, कांग्रेस के जमाने में तो टेलीफोन बैंकिंग होती थी। कांग्रेस का बड़ा परिवार फोन करके कहा करता था फला आदमी को लोन दे दो, ये होता है घोटाला। घोटाले पर कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल पीठ थपथपाएंगे। आपने की होती है, आप थपथपाते। एक सवाल का और उत्तर देने दीजिए प्रिया जी, आपसे मैं निवेदन करता हूँ। पर मैं भी निवेदन करूंगी विधु रावल जी, देखिए मुद्दे पर बने रहेंगे तो समझ आता है कि हम अब बैक साइड में क्या हुआ, कितनी कार्रवाई हुई, जनता अभी देखना चाह रही है। अभी फिलहाल जो बैंक घोटाला हुआ है उसमें किस तरीके से कार्रवाई हो रही है? आपने अवसर दिया सबको पूछने का। अब जो सवाल जिसने पूछा, दर्शकों को उत्तर तो मिलना चाहिए। दर्शकों के साथ अन्याय मत कीजिए प्लीज। किसी ने ये सवाल पूछा, किस व्यक्ति ने प्राइवेट बैंक में सरकारी पैसा रखने का अवसर दिया, का काम किया? इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता ने सवाल पूछा, ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने प्राइवेट बैंक में पैसा रखने के लिए कहा? व्यक्ति का नाम 2 मिनट बाद बताऊंगा, प्राइवेट बैंकों का नाम बताता हूं। HDFC बैंक, ICICI बैंक, ABN एमरो बैंक। व्यक्ति का नाम है स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला। इन्होंने अपने पैसे आय से अधिक संपत्ति में जो पकड़े गए, इन प्राइवेट बैंकों में रखे हुए थे। JBT घोटाले की जांच हुई, वहां पर भी पैसा इन्हीं बैंकों से मिला। स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला नाम है। अगली बार सवाल पूछने से पहले गिरेबान में झांकना, फिर सवाल पूछना। पूछिए। ठीक है विधु रावल जी। ओंकार जी, अब अपनी बात को रखिए। ओंकार जी, आपका माइक म्यूट है, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। प्रिया जी, मैं पहले कहता हूं, दुनिया में 6 प्रकार के नोबल हैं। अगर 7वां नोबल शुरू कर दिया जाए तो बीजेपी को दे देना चाहिए। अब ये कोयला घोटाले की बात कर रहे थे, ये मैंने नेट पे साथ के साथ देख लिया। इन्होंने जो नाम बताए, उन नाम में 3-3 साल की सजा के ऊपर हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी है। ये झूठ बोलने के माहिर है। ये मैंने खोल लिया नेट के ऊपर। सुनिए, सुनिए, बीच में ना बोलिए। मैं इनके बीच में नहीं बोला। देखिए प्रिया जी, मैं नहीं बोला इनके बीच में। ये कोई भी जो दर्शक आपका देख रहा है, वो नेट पे कोयला घोटाले के दोषियों की सजा सरकार तय करती है क्या? देखिए प्रिया जी, इस व्यक्ति को वही बीमारी है। मैं तो नहीं बोला, इसने जो कुछ नहीं बोला मैं नहीं बोला। विधु रावल जी, देखिए आप भी चाहते हैं कि आपके बीच में कोई इंटरप्ट ना करे। उन्होंने अच्छे से सुना तो आप भी सुनिए। और फिलहाल मुझे लगता है चर्चा यहाँ पर कोयले घोटाले 2010 पे पहुंच गई। भी चर्चा यहाँ पर हो रही है, जो घोटाला यहाँ पर बैंक में हुआ है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मुद्दे से सभी भटक रहे हैं। वो तो कोयला घोटाले की बात कर रहे हैं। प्रिया जी सुनिए, मैं अपनी बात को इसको रोकिए प्लीज। विधु रावल जी, मुझे रोक रहे, उन्हें क्यों नहीं रोक रही? विधु रावल जी, उन्हीं को बोला है मैंने, आपको नहीं बोला। और मैंने जब आपको भी रोका, ओंकार जी को भी रोका, मैंने सभी को बोला है कि चर्चा से भटक रहे हैं। मैंने केवल आपको नहीं बोला है। ठीक है, मैं समझ गया जी। मैंने ओंकार जी को इंटरप्ट किया है यहाँ पे। पूछना चाहता हूँ मैं वापिस उसी बात पे आऊंगा, बैंक घोटाले पे। मैं पूछना चाहता हूँ, कोयला घोटाले पे इस महर्षि ने बोला कि उनको सजा होगी, लेकिन यहाँ तो नेट दिखा रहा है कि उनको सजा नहीं, रोक और रखी है उसके ऊपर 3 साल की। ये 4-4 साल की बोल रहे हैं। देखिए, झूठ उतना बोलिए जितना खप जाए। आज की बात आते हैं, बैंक घोटाले पे आते हैं। बीच में न बोलिए, बैंक घोटाले पे आते हैं। अब बैंक घोटाले पे आते हैं। आज इन्होंने ये कहते हैं हम पीठ अपनी थपथपा रहे हैं कि हमने कार्रवाई करी। अरे तो कौन करेगा कार्रवाई? सरकार किसकी है? प्रश्न किससे होगा? सरकार से होगा या विपक्ष से होगा? प्रश्न का उसके एंकर पे होगा। देखिए, बीच में बकवास मत करिए। देखिए प्रिया जी, विधु रावल जी, ऐसी कैसे चर्चा संभव है? आप चाहते हैं कि आपके बीच में कोई इंटरप्ट ना करे, आप भी तो इंटरप्ट कर रहे हैं। मैंने आपको पूरा समय दिया, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। आप अपनी बारी में बोलिएगा। देखिए प्रिया जी, अपने समय में बोलेंगे। चौटाला ने कार्रवाई की थी JBT घोटाले पर। JBT घोटाले पर ओम प्रकाश चौटाला ने कार्रवाई की थी। कांग्रेस ने कार्रवाई की थी, जो ओम प्रकाश चौटाला जी जेल में गए थे। प्रिया जी, ऐसे अगर बहस करवानी तो करवा लो। देखिए, मुद्दे पर बने रहिए विधु रावल जी। ओंकार जी, मैं आप सभी से विनती करती हूँ, अभी मुद्दा जो है, जो इतना बड़ा घोटाला करोड़ों का हुआ है, उस पर बने रहते हैं। 2010-2012 में ना जाए तो अच्छा होगा। Beauty lies in the eyes of beholder। ओंकार जी, सिर्फ मुद्दे पर बात रखिए, अपनी कंटिन्यू कीजिए। मैंने तुम्हें नहीं बोला। देखिए प्रिया जी, मेरे को बात पूरी होने दीजिए। ओंकार जी, केवल मुद्दे पर, केवल मुद्दे पर मेरे को बात पूरी होने गधे को गधाई दिखेगा, बात पूरी करने दीजिए। ठीक है ना? गधे को गधाई दिखेगा।
प्रिया जी ऐसे कैसे शब्दों की गरिमा बनाए रखेंगे? देखिए ऐसे चर्चा संभव नहीं है, ऐसे करेंगे तो मेरे को माइक म्यूट करना पड़ेगा, मैं आगे बढ़ूंगी। रावल जी आपको बोलने की बिल्कुल भी अक्ल नहीं है, मैं आगे बढ़ जाऊंगी, मैं माइक को म्यूट करवा दूंगी। किसी के ऊपर ये पर्सनल बातें जो बोल रहे हैं, ये कैसे आज आपके अंदर एक नशा चढ़ गया है तानाशाही का। गधा क्या होता है? अरे दीपक, अरे भाई शब्दों की गरिमा बनाकर रखेंगे एक करके, ऐसे मुझे भी क्लियरिटी नहीं हो रही है आप लोग क्या बोल रहे हैं, मुझे ही समझ नहीं आ रहा, जनता को क्या समझ आएगा? सभी की बातें क्लैश हो रही है, मुझे क्लियरिटी नहीं मिल रही है, आप लोग क्या बोल रहे हैं? एक एक करके अपनी बातों को रखेंगे तो मुझे भी समझ आएगा, जनता तक भी स्पष्ट संदेश जाएगा। ओंकार जी केवल मुद्दे पर अपनी बात को रखिएगा, मुद्दे पर केवल, और शालीनता के साथ अच्छे शब्दों का उपयोग करो, अपने अच्छे संस्कार दिखाओ। जी विदुर रावल जी, अच्छे शब्दों का उपयोग करो, गधा शब्द गलत है। बिल्कुल मैंने बोला शब्दों की गरिमा बनाकर रखिए, मैंने इंटरप्ट किया भी। ये आज तानाशाही के रूप में अपने में इतना नशा चढ़ गया इनको कि इनको शब्दों की गरिमा का भी नहीं पता कि आप किसी को क्या बोलते हैं। स्वाभिमान है, गधा शब्द ठीक नहीं है। मैं चाहूंगी आप सभी के माइक को म्यूट कर दीजिए। केसी मलकानिया जी के पास जाना चाहूंगी। केसी मलकानिया जी, फिलहाल आपने पूरे पैनल को सुना, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए चर्चा बार बार मुद्दे से भटक रही है, मुद्दा भी यहाँ पर करोड़ों का घोटाला हुआ है, आखिर इसमें जिम्मेदार कौन है, किस किस की भागीदारी है? जी केसी मलकानिया जी। देखो, जिसके कार्यकाल में घोटाला हुआ वो उसका जिम्मेदार है, चाहे सरकार है चाहे प्रशासन है। अब ये ठीक है जो घोटाला 20-22 से चला आ रहा है और 26 में आकर पता लगता है, इससे पहले भी छोटे छोटे घोटाले नजर आए थे इस नगर निगम में, तो इसको पकड़ने में जो IAS ऑफिसर RK सिंह यहाँ थे, वो कमिश्नर थे यहाँ, तो जो बैंक में जो कार्रवाई होती है तो उसको जो अधिकारी आता है उसकी ड्यूटी है कि आप कमिश्नर हैं, IAS ऑफिसर हैं, तो आप अपने जो विभाग है नगर निगम का है उसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं। अब इसमें तो नगर निगम का कार्यकाल खत्म हो चुका है, इसमें तो सारा जो प्रशासन है वो कमिश्नर के पास है, तो उसी को देखना पड़ेगा। जो घोटाला इतने चेर से चल रहा है उसके लिए बड़ी जिम्मेवार है और पकड़ना भी उन्हीं ने है। तो सरकार को चाहिए कि जो भी और भी विभागों में घोटाले हैं, जहां जहां लंबे समय से अधिकारी बैठे हैं, टी पोस्टों में बैठे हैं और उन्होंने नियमों में बदलाव करके अपने चेतों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की है, वहां पर कार्रवाई की जाए और जो अधिकारी बैठे हैं उनको बदला जाए। और सरकार को एक कड़ा कदम लेना चाहिए कि वो ब्यूरोक्रेसी को लगाम देकर रखे, ना कि ब्यूरोक्रेसी के कहने के अनुसार चले। उन्होंने कह दिया कहाँ खाता खोलना, वहां खोल दिया, उन्होंने कह दिया ये नीति बना दी। आपको सरकार को जनता के हितों को ध्यान में रखकर, हरियाणा के हितों को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। अधिकारी हमेशा अपने आस पड़ोस के लोगों के हित को देखता है। और जब आपने देखा हरियाणा में जब ये रिटायरमेंट की जाती है तो एक्सटेंशन इसलिए दी जाती है कि दूसरा अधिकारी अभी काम करने की योग्य नहीं। अब हमारे पास कोई आदमी योग्य है नहीं तो वो एक्सटेंशन दी जाती है। और जो युवा लोग हैं, युवा वर्ग है, वो बेकार में घूमता है, बेकारी की समस्या, तो इस प्रकार की अनेक समस्या होती है। तो सरकार को चाहिए कि जो पानी खड़ा रहता है उसमें कीड़े बढ़ जाते हैं, तो इसमें बदलाव की जरूरत है। तो जो विभागों में लंबे समय से कर्मचारी बैठे हैं और भ्रष्ट कर्मचारी है, उन्हें तुरंत बदल देना चाहिए और सभी जगह जो है जांच होनी चाहिए। ठीक है मलकानिया जी। ओंकार जी अब अपनी बात को रखिए और मैं चाहूंगी कि मुद्दे पर बने रहिए। देखिए बिल्कुल बिल्कुल प्रिया जी, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ये बैंक घोटाला हुआ तो उसके तार की जांच जरूर होनी चाहिए। जो भी अधिकारी कर्मचारी इसमें सम्मिलित हैं, चाहे वो ऊपर के हैं चाहे नीचे के, सबकी एक सार्वजनिक रिपोर्ट भी होनी चाहिए और इनको सजा के अंजाम तक पहुंचाना भी सरकार की जिम्मेवारी। सरकार बीजेपी की है, हमारी नहीं। अगर घोटाला हुआ इनकी सरकार में हुआ, अगर पकड़ा इन्होंने पकड़ा, इसमें कोई शाबाशी नहीं है। अगर CBI को केस दिया बहुत अच्छी बात है। आपको ये भरोसा था कि आपकी सरकार के जो पुलिस है वो इसमें काबिल नहीं है या उसमें कुछ कमी रह सकती है, अच्छी बात है। आपने CBI को दे दिया, हम खुश हैं, हम इसका विरोध तो नहीं कर रहे, बढ़िया बात है, CBI को दो। लेकिन CBI का भी जांच टाइम बाउंड होनी चाहिए। इसके ऊपर महीना, 2 महीने, 6 महीने, साल मैक्सिमम, उतने में जांच कंप्लीट होनी जरूरी है ताकि इस सरकार के रहते ही उसका पता लग जाए। ये ना हो कि जांच के नाम पे दे दिया, क्योंकि कई बार क्या होता है, दोषियों को बचाने के लिए जांच का खाता पूर्ता किया जाता है कि CBI को दे दी, रिपोर्ट आती नहीं, कई वर्ष तक रिपोर्ट नहीं आती है। ऐसा भी ना हो, जनता जानना चाहती है कि आज अगर जांच CBI को दी है तो उम्मीद करें कि आज अप्रैल चल रहा है,
इसी साल जून या इसी साल सितंबर या इसी साल दिसंबर तक जांच कंप्लीट हो जाए और जनता को इसके फैक्ट्स पता लगे। और दूसरी बात, जब भी कोई बात होती है भूतकाल में जरूर चले, आदत है, इनका कोई कसूर नहीं है, इनकी आदत है। जब भी कोई बात होगी भूतकाल में चले जाएंगे और जब कोई सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे फिर 2047 में चले जाएंगे। ये गलत बात है। आज सरकार आपकी है, जवाबदेही आपकी है, सरकार हमारी होगी, जवाबदेही हमारी होगी, लेकिन ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और एक चीज और कहना चाहता हूँ, मैंने किसी को गधा नहीं कहा, मैंने कहा कि गधे की तरह मुंह बना लेना। अब ये अपने ऊपर लेके ले जाए, वो तो मैं भी बना सकता हूँ गधे की तरह मुंह बना लो अपनी तरह। फिर भी ओंकार जी देखिए, शब्दों की गरिमा बनाए रखना हमारा काम है, जनता सुन रही है, आप एक टीवी प्लेटफॉर्म पर है। अपने आप को खुद गधा कह रहा है, अपने आप को खुद गधा समझ रहा है, तो मेरा कसूर नहीं है। ठीक है, समय की कमी है। ठीक है ओंकार जी। दीपक जी आप फटाफट से अपनी बात को रखिए कम शब्दों में। जी दीपक जी। मैं तो एक ही बात कहूंगा जी, बीजेपी सरकार की एक उपलब्धि मैं गिनाना चाहूंगा कि चोर मचाए शोर, चोरी भी कीजिए, सीना चोरी भी कीजिए और पीठ भी थपथपाइए। आप अपने ऊपर जो आरोप आप पे लगते हैं, धान घोटाला, यूरिया घोटाला, चावल घोटाला, अन्न घोटाला, उसके बाद आपका बैंकिंग एफडीज का घोटाला, जनता की गाड़ी कमाई से निकाले गए एक एक पैसे का घोटाला, और उसके बाद आप अगर 2-4 घोटालों पे जांच कर लेते हैं तो आप अपनी पीठ मत थपथपाइए। सरकार आपकी है, आप ही के कार्यकाल में जो घोटाले हो रहे हैं आप उनका जवाब दीजिए। जब कांग्रेस की सरकार थी, मैं आज कहना नहीं चाहता, महाराष्ट्र के अंदर जो इनका अलायंस हुआ, ठीक है दीपक जी, मुद्दे पर बने रहेंगे, बार बार हम पीछे जाएंगे, चर्चा संभलनी है। ठीक है विदु रावल जी, लास्ट कमेंट। ये उनके बारे में क्या क्या कहते थे, ये शिवसेना के बारे में क्या क्या कहते थे, ठीक है दीपक जी, मुद्दे से बार बार भटक रहे हैं, समय की कमी है। विदु रावल जी लास्ट कमेंट। और मुझ पर आरोप लगा रहे थे कि मुद्दे, चलिए मैं तो उससे केवल विषय पर बात करूंगा जी। लास्ट आज हम सबको अक्रॉस पार्टी लाइन जो है इस बात को सेलिब्रेट करने की जरूरत है कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है। हमेशा नहीं हुआ करती थी, मानिए मेरी बात, हमेशा नहीं हुआ, आज हो रही है, आज हो रही है। विदु रावल जी को देखिए, ये भी तो आपको मानना पड़ेगा ना, घोटाला भी तो आपकी ही सरकार में हुआ ना। मान लीजिए, कह दीजिए चलो घोटाला हुआ, हम जांच कर रहे हैं और जल्द जो भी आरोपी होगा पकड़ा जाएगा, खत्म बात। ठीक है ओंकार जी, देखिए आपके बारे में कोई बीच में नहीं बोला, ऐसे बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, कौन करेगा, समय की कमी है। ठीक है ओंकार जी बीच में नहीं। विदु रावल जी देखिए, मैं फिर से बात को कहूँ जी, ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी का संग्राम है, चलता रहेगा, इसीलिए हमें सत्ता में लेकर आए हैं। अरे तो करिए ना, कौन रोक रहा तुम्हारे को, लेकिन इस बात में भी पीठ ना करवाइए, तुम्हारी जिम्मेवारी है, सत्ता तुम्हारी है, सत्ता तुम्हारी है, सत्ता तुम्हारी है, जवाब भी तुम ही दोगे, सवाल सत्ता से होंगे, सवाल सत्ता से होंगे, तुम्हारे से ही होंगे सवाल, तुम्हारे से ही होंगे सवाल। ओंकार जी देखिए बीच में मत बोलिए, लास्ट 2 मिनट बचे हैं हार्डली। ठीक है, मैं आपके पास बिल्कुल जांच भी वही करेंगे, सत्ता में वो है, सवाल भी उनसे ही होंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ओंकार जी। विदु रावल जी लास्ट कमेंट फटाफट से कर ली तुमने। ठीक है ठीक है, टाइम बाउंड कीजिए। ठीक है ओंकार जी, क्या मैं उत्तर दे सकता हूँ? बिल्कुल लास्ट कमेंट फटाफट से। जी जी विदु रावल जी। ओम प्रकाश चौटाला ने घोटाला किया, जांच नहीं की, जांच तो जांच कर लो ना, अब तुम्हारी सरकार है, कर लो, कर लो। अरे भूतकाल में चले जाते हो, ये बीमारी है तुम्हारे को, ये बीमारी तुम्हारी निकलेगी, समय आएगा इस बीमारी को निकालेगी, नालो ही निकालेगी, आप चिंता ना कीजिए। अगर आज घोटाला हुआ तुम्हारी सरकार में हुआ, तुम्हारी सरकार में जांच भी तुम करोगे, हम नहीं करेंगे। जब हमारा समय आएगा तब जांच हम करेंगे, लेकिन आज तुम्हारी सरकार है, जांच तुम करोगे। और ये आसान नहीं किया जनता को, जांच सौंपी अच्छी बात है, लेकिन तकलीफ आसान नहीं है जनता के ऊपर, आसान नहीं किया जनता में, तुम्हारी जिम्मेवारी है, नैतिक जिम्मेवारी है, क्योंकि ये ने तुम्हारे को चुनकर सत्ता में बिठाया। ठीक है, आप लड़ लीजिए। ठीक है, समय की कमी है, मैं चर्चा को यहीं पर समाप्त करूंगी। माफी चाहूंगी प्रोफेसर विदु रावल जी, साथ ही दीपक चौधरी जी, ओंकार जी और केसी मलकानिया जी और साथ ही सुभाष अग्रवाल जी, आप सभी हमारे साथ चर्चा में जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से हरियाणा में ये इतना बड़ा बैंक घोटाला देखने को मिला है, 590 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है। अब यहाँ पर सवाल भी खड़े होने लाजमी हो जाते हैं, घोटाला कैसे हुआ, इसमें किस किस की संलिप्तता है। फिलहाल ये पूरी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। अब देखने वाली बात ये होगी किस किस के नाम इस जांच में सामने आते हैं। फिलहाल इसी के साथ चर्चा में इतना ही। नमस्कार।